जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में, ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे कि जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो छोटे एग्ज़ाम हो यानी ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक की परीक्षाओं में इससे संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी संविधान और राज्य व्यवस्था से उसी की एक समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे कि जो बहुत ये लोगों को लगता है कि संविधान और राज्य व्यवस्था बहुत कठिन सब्जेक्ट हैं, तो इनको हम इतना सरल और आसान तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे और आपको इस विषय वस्तु में इतना अच्छी जानकारी, इतने मजबूत कॉन्सेप्ट आपको हम देंगे कि जिससे आपको ये विषय वस्तु बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं और इस विषय वस्तु को हम आसान बनाने का प्रयास करते हैं आपके साथ मिलके कि कैसे इस विषय वस्तु को हम कितनी आसानी तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इनमें हमको पढ़ना क्या-क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। एक सूचना है आप सभी लोगों के लिए कि हमारा संस्थान आपको हॉस्टल की भी सुविधा देता है, जिसमें आपको रहने की व्यवस्था, खाने की, लाइब्रेरी की व्यवस्था एवं ऑफ़लाइन क्लास भी दी जाती है और ये सुविधाएँ मात्र 4500 रुपए में है। जब आप आएँगे हॉस्टल में तो मात्र रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपए है, जो केवल एक बार ही आपको देना होगा एडमिशन के समय और तमाम ये नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये सारी चीज़ें आप देख के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं हमारे संस्थान के साथ जुड़ के। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था को किस तरीके से पढ़ा जाए ताकि सारी चीज़ें हम हमारे समझ में आ जाए और जो भी परीक्षा में सवाल बनते हैं उनको हम करने में सक्षम बने। तो पहला टॉपिक हम देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में समानता और अंतर क्या है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछता है, सवाल करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो या तो आप बताते हैं संविधान पढ़ रहे हैं या तो आप बताते हैं राज्य व्यवस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी आप कह के संबोधित कर देते हैं। लेकिन क्या संविधान और राज्य व्यवस्था एक ही है या राज्य व्यवस्था ही संविधान है या संविधान ही राज्य व्यवस्था है या दोनों एक है, तो इनके नाम क्यों अलग-अलग हैं? तो नाम अलग है या क्या सारी चीज़ें हैं इसमें मूलभूत चीज़ें क्या हैं? किसे हम संविधान कैसे किसे राज्य व्यवस्था कहते हैं? समानता क्या हो सकती है इसमें, अंतर क्या हो सकते हैं? उन मूलभूत चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे पहले ही टॉपिक में, जिसमें आज तक आप शायद ही संविधान और राज्य व्यवस्था को एक ही मान रहे होंगे, लेकिन इसमें कुछ मूलभूत अंतर हैं, उन अंतरों का समझने का प्रयास करेंगे और समानता क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम आपके साथ समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे टॉपिक में हम आधुनिक संविधान के निर्माण की रूपरेखा को देखने वाले हैं कि जैसे कि आपको पता है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत में आता है केरल के काली तट पे, जिसका स्वागत जमोरिन एक हिंदू शासक ने किया था। वहीं से हमारे संविधान ये कह सकते हैं, वहीं से हमारे आधुनिक संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार हो जाती है। यानी फिर आपका ये सवाल होगा कि क्या पहले संविधान भी होते थे? तो जी, पहले संविधान होते थे, चाहे वो मुगल वंश का रहा हो, चाहे वो दिल्ही डायनेस्टी का रहा हो या अशोक का रहा हो या हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय का रहा हो। संविधान का मतलब कोई भी समाज, कोई भी देश या पूरा विश्व ये चल रहा है तो किसी विधान और कानून के चलते ही चल रहा। तो उन्हीं को हम संविधान कहते हैं। संविधान की विस्तृत परिभाषा को भी देखेंगे। तो आधुनिक संविधान के निर्माण कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो जैसे हमने बताया आपसे कि वास्को डी गामा जब आता है, यानी पहला पुर्तगाली व्यक्ति है जो भारत में आता है। उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद फिर अंग्रेज आते हैं, डेनिश आते हैं, उसके बाद लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। तो ये सारे देश क्या करते हैं, भारत में लंबे समय तक भारत में रहते हैं, लेकिन आपस में ये सारी शक्तियाँ, यूरोपीय शक्तियाँ जिसे पश्चिमी देश के रूप में जानते हैं, ये सारी शक्तियाँ आपस में लड़ के जो लंबे समय तक भारत में सर्वाइवल के रूप में जिन्हें देखा गया, वो थे अंग्रेज। अंग्रेज लंबे समय तक भारत में क्या किए, भारत को औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत को गुलाम बनाए रखा। उन्हीं 200 साल के अंतर्गत कई सारे नियम कानून जो अंग्रेज के द्वारा भारत में समय-समय पर स्थापित किए गए, उसी से हमारे आधुनिक संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार होती है।
तो जैसे आपने सुना होगा कि 2 युद्ध जो 1757 या 1764 के युद्ध लड़े गए, उन्हीं दोनों युद्धों में ये तय हो गया था कि भारत में अब किसका राज होगा, अंग्रेज़ों का होगा। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद उसी के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। तो वहीं से स्टार्ट होता है और आधुनिक संविधान के निर्माण की रूपरेखा में हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसमें 2 तरीके के बोर्ड बनाए गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें बनाई गई। उसके बाद फिर 1793 का एक्ट आता है, जिसमें 20 सालों के लिए व्यापार को बढ़ा दिया गया, यानी 1813 तक। 1813 के एक्ट में ये कहा गया कि व्यापारिक जो एकाधिकार हैं कंपनी के, वो समाप्त किए गए, चीनी, चाय और अफीम के साथ छोड़ के। उसके बाद फिर 20 सालों के बाद 1833 का एक्ट आता है, जिसमें व्यापारिक चीज़ें समाप्त कर दी जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम सेकेंड टॉपिक यानी आधुनिक संविधान के निर्माण की रूपरेखा को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या-क्या टॉपिक आपको मिल सकते हैं। बाकी ये विस्तृत क्लास आपके लिए एक-एक टॉपिक की होती जाएगी। और इसमें हम देखते हैं कि 1833 के एक्ट में वो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और फिर आता है 1853 का एक्ट। इस 53 के एक्ट के तहत ही 1857 की क्रांति होती है, और ये क्रांति ने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद भारत में पूर्णतः अब ब्रिटिश राज आ जाता है, और ब्रिटिश राज के अंतर्गत सबसे पहला एक्ट जो पारित हुआ वो 1858 का भारत शासन अधिनियम के रूप में जिसे जानते हैं। फिर 1861 का एक्ट आता है, 1892 का एक्ट आता है, फिर 1909 का एक्ट आता है, जिसे हम मार्ले मिंटो के रूप में जानते हैं। 1919 का एक्ट आता है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जानते हैं। 1935 का अधिनियम आता है, जिसे भारत का मिनी संविधान के रूप में भी हम जानते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से हमारे संविधान में कई सारी चीज़ें ली गई हैं। उसके बाद भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होता है। ये सारी चीज़ें हम बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको बताएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे कि कैसे क्या हुआ। बस बताने और समझाने का एक ही माध्यम है कि आपको सारी चीज़ें कहानी के रूप में बताई जाए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, और ताकि जो सब्जेक्ट आपको बहुत कठिन लग रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको आसान लगे। चलिए, ये दूसरा टॉपिक, इसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हम समझ गए। अब तीसरे टॉपिक में हम देखेंगे संविधान सभा की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मांग और निर्माण कैसे हुआ। तो जैसे कि समय-समय पर संविधान सभा के निर्माण की विभिन्न लोगों के द्वारा मांग की गई। अप्रत्यक्ष मांग में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले एम.एन. राय ने किया। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं कांग्रेस के द्वारा इसकी मांग की गई। उसके बाद फिर आप देखते हैं 1940 में इसी से संबंधित आता है आपका अगस्त प्रस्ताव आता है। उसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। ये है अप्रत्यक्ष मांग। इन मांगों में संविधान सभा की मांग की गई, लेकिन इससे हमारा संविधान नहीं बना। आधुनिक संविधान जो आपका बना या जिससे निर्माण हुआ, उसे हम कहते हैं कैबिनेट प्लान। कैबिनेट प्लान में 3 व्यक्ति थे, जिन्हें आप जानते हैं कि पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड थे, उसके बाद एबी अलेक्जेंडर थे। ये 3 व्यक्ति थे जिनके द्वारा कैबिनेट प्लान भारत में लाया गया। इसी कैबिनेट प्लान के चलते भारत में क्या हुआ, भारत में आधुनिक संविधान सभा की नींव रखी गई, और संविधान सभा का जो गठन हुआ वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ। इसी में आप वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि कितने लोग थे, जैसे 389 सदस्यों का चयन किया गया। उसके बाद आप देखते हैं 389 सदस्यों का जो चयन किया गया वो अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया, और कितने लाख लोगों पर एक व्यक्ति चुने गए, तो 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति चुने गए। और बाकी सारी चीज़ें हैं। बाद में संविधान सभा का बहिष्कार मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाता है, किस तरीके से 389 सीटों में 90 सीटें अलग कर दी जाती हैं। तो इस तरीके से 292 ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र भारत में बचते हैं, और 3 कमिश्नरी क्षेत्र बचते हैं। उसके बाद 70 देसी रियासतें
बसती हैं। तो ये सारे लोग बन के मिल के हमारे आधुनिक संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे, जो तीसरा टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो एक समराइज कर रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें किस क्रम में आपको पढ़नी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उद्देश्य का या प्रस्तावना। उद्देश्य का ये वही उद्देश्य का है जो संविधान सभा के में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया और ये बाद में हमारे संविधान में उद्देशिका के रूप में इसको सम्मिलित किया गया। इसी को हम प्रस्तावना के रूप में जानते हैं और प्रस्तावना जैसे शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं मिलता नहीं है। ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई केस आप पढ़ते हैं, जैसे बेरुवारी केस 1960 में आया, 1973 में केशवानंद भारती केस आया और कितने बार इसमें संशोधन किए गए, जैसे 42वां संविधान संशोधन इसी से जोड़ा गया जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। ये सारी मूलभूत चीज़ें हम देखेंगे उद्देशिका या प्रस्तावना में और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि बहुत सारी शब्दावली है जो आपको नहीं समझ में आती है, जैसे पंथ निरपेक्ष क्या है, धर्म निरपेक्ष क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें हम समझने का प्रयास करेंगे। और समाजवाद क्या है, अखंडता क्या है, एकता क्या है, संप्रभुता क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे। इसी में एक संकल्पना आप पढ़ते हैं, मनोवैज्ञानिक संकल्पना, और उसके बाद एक ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं कि एक भौगोलिक संकल्पना है, एक मनोवैज्ञानिक। एकता कौन सी इसमें मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, कौन सी एकता और अखंडता में कौन सी भौगोलिक संकल्पना है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे आपके साथ। बस आपको बराबर इस क्लास से जुड़े रहना है और निश्चित आप ये जान लीजिए कि इस सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छी जानकारी हमारे माध्यम से आपको दी जाएगी, जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए सरल तरीके से आपका मार्ग आसान करती जाएगी। उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन के आयोग से संबंधित आयोग पढ़ेंगे, समिति पढ़ेंगे कि जैसे आप देखते हैं कि जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है तो 552 रियासतें थीं और उसके बाद 4 ऐसी रियासतें थीं जो ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत थी, लेकिन भारत में विलय करने के लिए नहीं मान रही थी। उनको अलग अलग तरीके से किस तरीके से विलय कराया गया। उसके बाद आप देखते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग से संबंधित आपका जो 7वां भाग था वो भी निरस्त किया गया 1956 में। राज्यों के पुनर्गठन आयोग से संबंधित आप देखते हैं कि राज्यों की का, खा, गा, घा श्रेणी बनाई गई थी, वो भी समाप्त की गई और इससे संबंधित कई आयोग बनते हैं, जैसे समिति बनती है, जैसे पहला धर समिति बनती है, इसके धर समिति, उसके बाद जेबीपी समिति, उसके बाद एक आयोग बना जिसे हम फजल अली आयोग के रूप में जानते हैं। इनका क्रम क्या है, तो दोनों, चाहे वो इसके धर समिति की बात करेंगे चाहे जेबीपी समिति की बात करेंगे, ये 1948 में बनी। और उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कहानी के रूप में ही पढ़ के आप कर सकते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग से संबंधित जो फजल अली आयोग की समिति बनी थी या आयोग बना था, वो आयोग क्या आंध्र प्रदेश जो पहला भाषाई राज्य बना उसके पहले ही बना या बाद में बना। तो आप देखते हैं कि 1 अक्टूबर 1953 में पहले भाषाई राज्य का गठन हो जाता है, जिसे आंध्र प्रदेश के रूप में जानते हैं, जो रामलीला की मृत्यु के बाद बनाया जाता है। 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर दिसंबर में फिर जाके फजल अली आयोग बनता है, जो ये बताता है कि भारत में भाषा के आधार के साथ साथ कई अन्य आधारों को सम्मिलित करके जिसे भारत में राज्यों का गठन किया जाए। और दो तरीके का इन्होंने रिकमेंड किया कि एक स्वतंत्र राज्य होने चाहिए और एक जो राज्यों की श्रेणी है यानी कि उसको समाप्त करके का, खा, गा, घा को क्या किया जाए, राज्यों की 2 श्रेणी, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाया जाए और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। ये सारी चीज़ें हम बहुत व्यवस्थित तरीके से देखने का प्रयास करेंगे राज्यों के पुनर्गठन आयोग और समिति से। उसके बाद हम देखेंगे कि नागरिकता का उल्लेख आप देखते हैं भाग 2 में है हमारे संविधान के। और उसके बाद मूल अधिकार को भाग 3 में देखते हैं, जो आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में आप देखते हैं। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी, ये 36 से 51 तक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य।
मौलिक कर्तव्यों में हम देखते हैं, जैसे इसके पहले जो मूल अधिकार है, कितने पहले इसमें 7 मूल अधिकार थे। एक मूल अधिकार 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त किया गया। आर्टिकल 300 का के तहत उसको एक स्वतंत्र आर्टिकल के रूप में भाग 12 में सम्मिलित किया गया, जो पहले एक मौलिक अधिकार था, बाद में उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। डीपीएसपी में कई सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो इस तरीके से फिर मौलिक कर्तव्य को हम देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य में आप देखते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जो मतलब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद इसी में हम देखते हैं कि एक वर्मा समिति है जो कुछ मौलिक कर्तव्यों को कानूनी अधिकार के रूप में भी इन्होंने दिया। और मौलिक कर्तव्य में पुनः एक बार संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिससे 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया गया, शिक्षा का प्रावधान करता है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद भाग यानी चैप्टर 10 के तहत भाग 5 को हम पढ़ेंगे विस्तृत तरीके से, जिसमें अध्याय देखेंगे कि कार्यपालिका, जिसमें 52 से 78 तक, इसमें आप राष्ट्रपति के बारे में विस्तृत जानकारी आप पढ़ेंगे कि 52 में, 53 में, 54 में, 55 में, यानी सारे आर्टिकलों को हम एक एक आर्टिकल को देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दूसरे में हम संसद को देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद विधायी शक्तियाँ यानी 1, 2, 3, जिसे हम अध्यादेश की शक्तियों के रूप में जानते हैं कि अध्यादेश राष्ट्रपति कब जारी कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अध्याय 4 में हम सुप्रीम कोर्ट, जो आर्टिकल 124 से 147 के बीच में है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे, जो आर्टिकल 148 से लेके 151 के बीच में आता है। ये सारी चीज़ें हम बहुत व्यवस्थित तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 11वें चैप्टर के अंतर्गत हम भाग 6 से लेकर 22 तक के संपूर्ण विषय वस्तु को हम देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे भाग 6 में क्या है, तो संघ सरकार 7वां इसको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद इस तरीके से 8वें में क्या है, 9वें में क्या है, 10 में क्या है, या वर्तमान में गणना की दृष्टि से भाग हम देखते हैं टोटल 25 हैं, जबकि लिखने के क्रम में तो अभी भी 22 हैं। कहीं आपको पूरे संविधान में 22वां 23वां 24वां 25वां नहीं मिलता है। लेकिन आप देखते हैं जैसे भाग जब आप पढ़ते हैं तो आप जब 4 का पढ़ें यानी मौलिक कर्तव्य पढ़ें तो एक स्वतंत्र भाग के रूप में उसको सम्मिलित किया गया। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि इसी क्रम में आप 9 का एक देखते हैं, 9 खा देखते हैं, 14 का देखते हैं। तो ये सब बाद में भाग जोड़े गए हैं। तो इन्हीं सबको सम्मिलित करने के बाद ये टोटल गणना की दृष्टि से भागों की संख्या 25 हो जाती है। उसके बाद लास्ट में हम संविधान की अनुसूचियों को देखेंगे कि किस तरीके से संविधान की अनुसूचियों में टोटल मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में अलग-अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से इसमें अनुसूचियों की संख्या को बढ़ा दिया गया, जो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो किस तरीके से, जैसे आप देखते हैं कि जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वो भूमि सुधार से या न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है। 10 जो प्रथम संविधान संशोधन दल बदल जो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको ग्राम पंचायत के बारे में, और 74वां संविधान संशोधन जो 12वीं अनुसूची का उल्लेख करता है वो आपको देखते हैं कि वो है नगर पंचायत का। तो इस तरीके से वर्तमान में संविधान में अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 हो गई हैं। अनुसूचियों के बारे में भी हम बहुत विस्तृत जानकारी देखने वाले हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हम देखने वाले हैं। और उसके बाद 13 में हम संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे कि कुल कितने संविधान संशोधन अभी तक हो गए हैं, जो आप एक-एक संविधान संशोधन को बहुत बारीकी तरीके से कि संविधान के किस भाग से वो संबंधित है, जो समझने में बहुत दिक्कत होती है, वो सारी चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे कि संविधान संशोधन कितने हो गए हैं। टोटल 106 संविधान हो गए हैं, संशोधन हो चुके हैं। कौन सा संविधान संशोधन किस पर्पज़ से आया है, वो सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप देखते हैं भारतीय संविधान
मतलब अब जब पहली क्लास आपकी होगी तो पहला टॉपिक यही हमने दे रखा है कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है। तो इसमें संविधान की परिभाषा हम देखेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। और संविधान हमेशा आप ये चीज़ जान के रखिए कि संविधान आपकी व्यक्तिगत लाइफ को कभी नहीं छेड़ता, ये आपकी सार्वजनिक लाइफ को छेड़ता है। यानी कि सरल शब्दों में समझें तो आप अपने घर में किस तरीके से रहेंगे इसका उल्लेख संविधान नहीं करता है, या इसके ऊपर संविधान पाबंदी नहीं लगाता। लेकिन जैसे आप अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो संविधान वहीं पर आपके सार्वजनिक जीवन में दखलंदाजी करता है कि आपको समाज में कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किसी भी अनैतिक काम नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि संविधान की परिभाषा के अंतर्गत क्या है ये सारी चीज़ें। उसके बाद राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमने बताया कि मूलभूत अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसद के कानून को पढ़ते हैं, न्यायपालिका के निर्णय को पढ़ते हैं, संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। उसके बाद समझ में आएगा कि संविधान किसे कहते हैं, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। बस आप ये जान लीजिए दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। अगर संविधान है तो राज्य व्यवस्था है, तो राज्य व्यवस्था है तो संविधान है। यानी संविधान की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए राज्य व्यवस्था ने क्या किया, अहम भूमिका अदा की है। ये सारी चीज़ें हम बहुत विस्तृत तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपको एक फ्लो चार्ट हमने बना के समझाने का प्रयास किया है कि जो आप सफ़ेद सर्कल को देख रहे हैं वो हमारा मान लीजिए पूरा संविधान है, और संविधान को पुनः बांटा गया है, जो आप नीले चक्र में देख रहे हैं भाग में बांटा गया। उसके बाद आसमानी कलर में जो आप देख रहे हैं फिर भाग को पुनः अध्याय में बांटा गया, अध्याय को फिर अनुच्छेद में बांटा गया, और अनुच्छेद को फिर पुनः प्रंतुक में बांटा गया, और प्रंतुक को पुनः उपप्रंतुक में बांटा गया। ये सारी चीज़ें मूलभूत चीज़ें क्या हैं, अनुच्छेद किसे कहते हैं, प्रंतुक किसे कहते हैं, उपप्रंतुक किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे, और निश्चित ही आप ये मान लीजिए कि बहुत बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग चैनल के साथ जुड़ के इस क्लास को ज़रूर देखें, और जिससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझ में नहीं आते इतने आसानी तरीके से, वो कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस हम आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे संस्थान से जुड़ के, जैसे हमने बताया कि हमारा संस्थान आपके भविष्य, उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए क्या करता है कि आपको हॉस्टल की सुविधा देता है। हमारे हॉस्टल में 30 से 40 बच्चे हैं जो बराबर निरंतर मतलब लगे हुए हैं। हमारे हॉस्टल का अभी मात्र 21 से 22 साल का बच्चा जो है यहीं हमारे पास के ही ज़िले का था, जो एसएसबी कम्युनिकेशन में हेड कांस्टेबल बन के गया लड़का। वो सारी चीज़ें आप जब संस्थान में आएँगे देखेंगे, यहाँ का माहौल, यहाँ का रूल रेगुलेशन जो भी है, कि आप जो सफ़र 2 साल 3 साल में तय करने वाले हैं, ईमानदारी से आप हमारे साथ जुड़िए। साल 6 महीने में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, क्लासेस मिलती हैं, खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, लाइब्रेरी आपको चौबीसों घंटे दी जाती है। तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके हमारे संस्थान में आ सकते हैं, और अपने माँ-बाप का सपना ज़रूर साकार करिए। जो भी भविष्य में जो बनना चाहते हैं, चाहे परीक्षा छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन लगने की ज़रूरत है, तभी हमारा आपका जीवन क्या हो पाएगा, आसान हो पाएगा। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, जिसमें आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम पूरी जी जान लगा के, हम मेहनत करके इस क्लास को पूरी तरीके से आपको देने का प्रयास करेंगे, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपके क्लियर भी कराएँगे। तो ठीक है, इसी के बाद हम अपनी बातों को विराम देते हैं और मिलते हैं आपके साथ कल की क्लास में।